हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी पत्र लेखन वाली क्लास चल रही है और 2 पार्ट हम इसके ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जा करके देख लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए, वरना आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो जो पत्र लेखन का जो हमारे पत्र हैं उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपनी 2 वीडियोज़ में। आज की ये आगे की वीडियोज़ होने वाली हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीओ बोलते हैं। और डीओ की फुल फॉर्म डेमी ऑफिशियल लेटर, इंग्लिश में डेमी ऑफिशियल लेटर और हिंदी में अर्धशासकीय पत्र। अर्थशास्त्र के पत्र क्या होते हैं? तो देखिए, 2 सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी या सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य से व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण और शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ लिखा जाने वाला अनौपचारिक परंतु सरकारी पत्र क्या कहलाता है? हमारा अर्थशास्त्र के पत्र। तो अर्थशास्त्र के पत्र में क्या क्या होता है? 2 सरकारी अधिकारियों के बीच। तो अर्थशास्त्र के पत्र किसके बीच होता है? 2 सरकारी अधिकारियों के। क्या होता है इसमें कि उनके मध्य कोई विचार, कोई सम्मति, कोई जानकारी या कोई सूचना आदान प्रदान यानी कि इधर उधर करनी हो, देनी हो या लेनी हो, तो उस उद्देश्य से व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण यानी कि उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसको सूचना देने के लिए कि ये हमारी जो भी उनके विचार या सम्मति या जो भी जानकारी है उसको भेजा जाता है। और इसमें शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा यानी कि कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए उस पर, इस अपेक्षा के साथ लिखा जाता है। कैसा पत्र है? अनौपचारिक परंतु सरकारी पत्र। ध्यान देना है, अनौपचारिक परंतु सरकारी पत्र। कौन सा? अर्थशास्त्र के पत्र। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना ही अधिकारियों द्वारा परस्पर विचार विनिमय करने हेतु प्रयुक्त। मतलब कि सरकारी कार्यविधि की अनौपचारिकता के बिना यानी कि बिना सरकारी कार्य, जो उनकी कार्य करने का तौर तरीका है, बिना सरकारी तौर तरीके के औपचारिकता के बिना, औपचारिकता मतलब जो रूल्स हैं उनको फॉलो किए बिना अधिकारियों द्वारा आपस में विचार विमर्श, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष विषय पर व्यक्तिगत रूप से आकृष्ट करना होता है, यानी किसी व्यक्ति को लिखा और उसका ध्यान विशेष रूप से उस विषय पर केंद्रित करने के लिए, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे अधिकारी का। नंबर 3 पॉइंट, जब कोई विशेष कार्यवाही किसी कार्यालय के स्तर पर काफ़ी समय से लंबित हो, यानी कि कोई कार्यवाही है और वो किसी कार्यालय के स्तर पर बहुत दिनों से ऐसी पड़ी हुई है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है, और कई बार पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी अपेक्षित कार्यवाही निस्तारित न की गई हो, कि उस पर कोई विचार विमर्श ही नहीं किया गया। कोई फाइल है, मान लीजिए किसी केस की कोई फाइल है, वो फाइल रखी है किसी कार्यालय में, उसके लिए जो मतलब ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या भेजा जाता है? हमारा अनुस्मारक पत्र। वो अनुस्मारक पत्र भी भेज दिया कि देखिए इस पर विचार कीजिए, इस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। उसको भी भेजने के बाद भी जो अपेक्षा की गई थी कि कार्यवाही होगी, वो कार्यवाही न की गई और ना ही उसको मना किया गया, तो उसके लिए भी हम ये वाला पत्र भेजते हैं डीओ, जिसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 है, जब किसी विशिष्ट विषय पर किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी का अभिमत, निर्णय या विभागीय अनुदेश शीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तब भेजते हैं हम डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 5, यह व्यक्तिगत पत्र के रूप में लिखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस रूप में लिखा जाता है? तो व्यक्तिगत पत्र के रूप में लिखा जाता है, जो गोपनीय पत्र की श्रेणी में आता है, तथा प्राप्तकर्ता अधिकारी को सीधे नाम से संबोधित कर उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त भी कराया जाता है। तो ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी वाली? कि सीधे नाम से संबोधित कर, यानी कि सीधे नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, अब इसकी पढ़ लेते हैं हम, रचना शैली या पत्र की संरचना। जो हमारा डेमी ऑफिशियल लेटर है उसकी रचना शैली कैसी है या फिर उस पत्र की संरचना कैसी है। देखिए, अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष एकवचन में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अर्धशासकीय पत्र की शैली कैसी है।
कौन सी शैली है, उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली या प्रथम पुरुष शैली। ये सभी हम कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि शैली क्या होती है, उत्तम पुरुष कौन सी होती है, मध्यम पुरुष कौन सी और अन्य पुरुष कौन सी। भाषा, भाषा का मित्रतापूर्ण प्रयोग किया जाता है। देखिए सरकारी पत्र है फिर भी मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह के कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, जिसमें आप गलत कर सकते हो कि मित्रतापूर्ण भाषा, आप सोचोगे कि मित्र को लिखा गया पत्र या अपने छोटे भाई को, तो आप वो टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शासकीय पत्र की, उसमें भी मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है संबोधन में प्रिय, प्रियवर, प्रियश्री या जी, प्रिय जी, प्रिय महोदय, प्रिय डॉक्टर जी, यदि अगर डॉक्टर को लिखा गया, आदि का प्रयोग घनिष्ठता को दर्शाने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किन किन शब्द का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वनिर्देश। देखिए संबोधन में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो यहाँ आपने देख लिए। अब स्वनिर्देशन में आप किन शब्दों का प्रयोग करोगे, आपका, सद्भावी, भावनिष्ठ, आपका, आदि, यानी आपका इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपके सद्भावी या भवनिष्ठ जैसे वर्ड किसमें प्रयोग होंगे, आपके अर्थशास्त्र के पत्र में। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपके अर्थशास्त्र के पत्र में। कहाँ पर, स्वनिर्देशन में। जब स्वनिर्देशन आप अपना परिचय दोगे उसमें। संबोधन भी आपने पढ़ लिया, स्वनिर्देशन भी आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस पत्र में सेवा में आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जो आप प्रार्थना पत्र में प्रयोग करते थे। तो जैसे सेवा में आप करते थे उसमें लिखते हैं स्टार्टिंग में सेवा में। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के पत्र में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके लिए सेवा में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5। अर्थशास्त्र के पत्र का प्रति उत्तर भी इसी पत्र से प्रेषित किया जाता है। जो अर्थशास्त्र के पत्र है इसका जब आप उत्तर दोगे तो इसी पत्र से दोगे, यानी अर्थशास्त्र के पत्र से। नेक्स्ट पॉइंट, हस्ताक्षर के नीचे पदनाम अंकित नहीं किया जाता। तो देखिए ये पॉइंट्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के कि हस्ताक्षर के नीचे पदनाम अंकित नहीं किया जाता। पूरी की पूरी लाइन ऐसे ही लिख के दे देगा, पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र के पत्र के में कौन सी, मतलब अर्थशास्त्र के पत्र से संबंधित कौन सी आपकी लाइन गलत है या कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। इसी तरह से दे देगा, आपसे बोल देगा कि अर्ध हस्ताक्षर के नीचे पदनाम अंकित किया जाता है, तो वही गलत है क्योंकि यहाँ पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। पत्र जिसको प्रेषित है उसका नाम और पदनाम मुख्य भाग्य कथन के बाद नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। अब आप देख सकते हो कि पत्र जिसको प्रेषित है उसका नाम कहाँ लिखा जाएगा, नीचे बाईं ओर। और क्या लिखा जाता है, पदनाम मुख्य भाग या कथन के बाद। ये सभी जो अब मैं गोल कर रहा हूँ ये सभी पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र के पत्र में पत्र जिसको प्रेषित है उसका नाम कहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाईं ओर, दाईं ओर, बाहर, नीचे, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के पत्र में नाम लिखा जाता है बाईं ओर। किसके बाद, मुख्य भाग या कथन के बाद। पदनाम क्या होता है कि आप जिस पद पर हो उस पद का नाम। पॉइंट नंबर 8, प्रेषक का नाम बाईं ओर और ऊपर किनारे पर तथा पदनाम और कार्यालय का विवरण दाईं ओर सबसे ऊपर किनारे पर लिखा जाता है। देखिए जिसको प्रेषित किया गया है यहाँ पर है ना, जिसको प्रेषित है उसका नाम कहाँ लिखा गया, नीचे बाईं ओर। और जो प्रेषक है, प्रेषक का नाम वो कहाँ लिखा जाएगा, दाईं ओर। ठीक है, प्रेषक का नाम बाईं ओर ऊपर किनारे पर, लेकिन जो प्रेषित है जिसको उसका नीचे और जो प्रेषक है उसका ऊपर, दोनों ही बाईं ओर है। तथा पदनाम और कार्यालय का विवरण। देखिए जब अर्थशास्त्र के पत्र मैंने आपको बताया था कि सरकारी जो पदाधिकारी हैं उन्हीं के बीच होगा, तो जो भेजेगा उसका भी कोई पद होगा और जिसको भेजेगा उसका भी कोई पद होगा। तो दोनों के पदनाम, ये नाम ये है ना नाम, पदनाम और कार्यालय का विवरण दाईं ओर सबसे ऊपर किनारे पर लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। आदेशात्मक वाक्य जिससे ये फील हो कि हाँ आप उसको आदेश दे रहे हो सामने वाले को, तो आप आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि सम्मान सूचक और आदर सूचक शब्दों के साथ विनम्रता से कार्यवाही का आग्रह किया जाता है। देखिए आप उससे ये नहीं बोलोगे कि हाँ ये काम आपको करना है भाई, आप उससे विनम्रता के साथ कि सर ये काम है हमारा, ये काम होना है,
आप इस पर कार्यवाही कीजिए। इस तरह से ऊपर दिया गया था कि मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करना है बिल्कुल, तो इसी तरह से आपको आदर सूचक शब्दों के साथ विनम्रता से कार्यवाही का आग्रह करना है, ना कि उसको ऑर्डर देना है। अब आ जाता है आपका शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर। कल मैंने आपको शासकीय पत्र पढ़ा दिया था, आज अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ लिया आपने, उसकी रचना, शैली, संरचना सब कुछ पढ़ लिया आपने। अब आपको देख लेना है कि शासकीय पत्र, जिसको सरकारी पत्र भी बोलते हो, और अर्थशास्त्र के पत्र में अंतर क्या है। तो देखिए इस तरह से होती हैं हमारी क्लासेज। अब आपको शासकीय पत्र भी पढ़ाया, अर्थशास्त्र के पत्र भी पढ़ाया। उससे पहली वीडियो में ये पढ़ाया आपको कि पत्र क्या होते हैं, किसको लिखे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक में कौन से आते हैं, औपचारिक में कौन से आते हैं। इस तरह से सब कुछ पढ़ा दिया। आप दो पत्र आपको पढ़ाए थे, शासकीय और अर्थशासकीय। अब इन दोनों में अंतर भी दिखा दो कि अंतर क्या है इनमें, कि सरकारी भी, शासकीय भी पढ़ लिया और हमने अर्थशास्त्र भी पढ़ लिया। शासकीय पत्र को ही सरकारी पत्र बोलते हैं। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए। जो आपका शासकीय पत्र होता है वो होता है पूर्णतः औपचारिक, और जो अर्थशास्त्र के पत्र होता है वो होता है अंशतः औपचारिक या अनौपचारिक। देखिए औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, लेकिन अंशतः। लेकिन जो शासकीय पत्र या सरकारी पत्र वो पूर्णतः औपचारिक ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इनमें और क्या डिफरेंस है। सामान्य कार्यवाही औपचारिकताओं के साथ लिखा एवं प्रेषित किया जाता है। जो आपका सरकारी पत्र है उसकी कार्यवाही औपचारिकता के साथ, और जो आपका अर्थशास्त्र के पत्र है उसकी सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना लिखित एवं प्रेषित। मतलब आपका सरकारी पत्र सरकारी कार्यविधि के अनुसार लिखा और प्रेषित किया जाएगा, और जो आपका अर्ध सरकारी या अर्थशास्त्र के पत्र है वो सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना ही लिखा जाएगा और उसके बिना ही प्रेषित किया जाएगा। सरकारी कार्यविधि में आपकी एक बोलचाल की अलग भाषा होती है, और अर्थशास्त्र सरकारी जो पत्र आपने पढ़ा उसमें आपने मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, व्यक्तिगत संबोधन के स्थान पर औपचारिक संबोधन महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाएगा। और अर्थशास्त्र के पत्र में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे प्रिय, श्री, प्रिय। लेकिन इसमें क्या किया था आपने, महोदय या महोदया जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इसमें आप सेवा में प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4, प्रेषित के नाम का उल्लेख सामान्यतः न करके पदनाम का उल्लेख किया जाता है। देखिए सरकारी पत्र में आप प्रेषित के नाम का उल्लेख न करके पदनाम का ही उल्लेख करोगे, यानी कि नाम नहीं लिखोगे उसका, सिर्फ उसके पद का नाम लिखोगे। जबकि अर्ध सरकारी पत्र जो है आपका उसमें प्रेषित का नाम का उल्लेख आदरपूर्वक शब्दों के साथ किया जाता है। तो इसमें नाम का उल्लेख नहीं हुआ और इसमें हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, प्रेषित का नाम नीचे बाईं ओर किनारे पर लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में ऊपर प्रेषक के नीचे प्रेषित के ठीक नीचे बाईं ओर। पॉइंट नंबर 6, प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर नाम सहित। देखिए ये आपकी सरकारी पत्र की बात की जा रही है, प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर, वो भी नाम के साथ। जबकि जो ये आपका अर्ध सरकारी पत्र है इसमें पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। कार्यालय का विवरण दाहिनी ओर यानी दाईं ओर सबसे ऊपर किनारे पर। और जबकि इसमें जो पॉइंट नंबर 7 है, विषय सामान्यतः लिखा जाता है, विषय के ऊपर ही अनुभाग, स्थान, तिथि आदि का उल्लेख होता है। और आपका जो अर्ध सरकारी पत्र है, अर्थशास्त्र के पत्र जिसको आप बोलते हो, इसमें सामान्यतः विषय नहीं लिखा जाता, जबकि सरकारी पत्र में आपका लिखा जाता है। पत्रांक कार्यालय के पते के ऊपर दाहिनी ओर किनारे पर अंकित किया जाता है, दाहिनी ओर किनारे पर एक कोने में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8, प्रेषक के पदनाम का उल्लेख हस्ताक्षर के नीचे किया जाता है। तो प्रेषक के पदनाम का उल्लेख सरकारी पत्र में कहाँ किया जाएगा, हस्ताक्षर के नीचे। आपके अर्ध सरकारी पत्र में हस्ताक्षर के नीचे पदनाम अंकित नहीं किया जाता, जबकि आपके सरकारी पत्र में किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है आपका सरकारी पत्र, जबकि आपका अर्ध सरकारी पत्र सदैव उत्तम पुरुष एवं मध्य पुरुष में लिखा जाता है। ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाएगा, और सरकारी पत्र आपका अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको पढ़ा दिए गए हैं, यानी इनके बीच के डिफरेंस के।
अब आपका आ जाता है परिपत्र। और यकीन मान के चलिए, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट पत्र आपका परिपत्र, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। परिपत्र, जिसको हम सर्कुलर भी बोलते हैं, क्या होता है? सरकारी पत्राचार का एक प्रकार है। तो ये किस में आएगा? सरकारी पत्र में। इसी तरह से आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हुए चलना है। वस्तुतः यह एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा एक ही सूचना, आदेश, अनुदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ अवगत करा दिया जाता है। तो कैसा सरकारी पत्र है? कि जिसमें एक ही सूचना या आदेश या अनुदेश से, यानी कि एक ही सूचना या आदेश होगा, उससे सभी संबंधित जितने भी व्यक्ति या कार्यालय हैं उनको एक साथ अवगत करा दिया जाएगा। ऐसे पत्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं। जब सभी को संबोधित करना है, सभी को सूचना देनी है, तो अनेक प्रतियां तैयार होंगी और परिपत्र के रूप में संबद्ध व्यक्तियों, कार्यालय को प्रेषित कर दी जाती हैं, यानी भेज दी जाती हैं। यह पत्र जिस कार्यालय से जारी होता है, प्राप्ति की संस्तुति के रूप में उसी कार्यालय में वापस आ जाता है, यानी कि घूम फिर के सूचना दे करके उसी कार्यालय, जिस कार्यालय से भेजा गया, उसी कार्यालय में वापस आ जाएगा। इसे गश्ती चिट्ठी या परिक्रमत पत्र कहा जाता है। देखिए, गश्ती चिट्ठी, गश्त यानी गश्त लगाना। आपका जो रात को गश्त लगाते हैं, चौकीदार मान लो, या फिर पुलिस गश्त लगाती है, तो जहाँ से जाती है गश्त लगा उगा के, मतलब वहीं पर आ जाती है घूम फिर करके। इसीलिए इसे परिक्रमत पत्र कहते हैं। कि परिक्रमा क्या होती है? किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, यानी कि यहाँ से आप चले और उसके चारों ओर घूम के वहीं पे आ गए, तो इसीलिए यानी घूम फिर के वहीं पर आ जाना, इसीलिए इसको परिक्रमत पत्र कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। परिपत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती है। परिपत्र द्वारा समान सूचनाओं का संप्रेषण एक साथ कई आवश्यक कार्यालयों या पदाधिकारियों के पास करते हैं। ये पॉइंट आप अभी पीछे भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे श्रम, समय एवं धन की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भाषा औपचारिक होती है। ये आपका पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य, कि परिपत्र की भाषा कैसी होती है? औपचारिक। इन्हें राजभाषा में लिखा जाता है। जो प्रेषित कर रहा है और उसकी जो राजभाषा है उसी में उसको लिखा जाएगा। तो ये कहाँ पहुँच गया आप? एक सेकंड, ये रहा आपका परिपत्र। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है। तो रचना शैली किसकी तरह होगी? सरकारी पत्र की। अभी आपने सरकारी पत्र की रचना, भाषा शैली सारी की सारी पढ़ ली है, लेकिन वो पढ़ी थी आपने कल। नेक्स्ट पॉइंट है, परिपत्र में संख्या उल्लिखित होती है, परंतु विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन तथा अधोलेखन नहीं होता। तो क्या क्या नहीं होता? संदर्भ, संबोधन तथा अधोलेखन। आगे आप पढ़ लेते हैं परिपत्र के बारे में, कि सरकारी पत्र और परिपत्र में अंतर। तो देखिए, आपने परिपत्र पढ़ लिया कि परिपत्र क्या होता है, परिपत्र की विशेषताएं पढ़ ली। अब देख लेंगे कि सरकारी पत्र और परिपत्र के बीच क्या अंतर है। पीछे हमने पढ़ा था कि सरकारी पत्र और अर्थशासकीय पत्र, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर था। इन दोनों में क्या अंतर है? सरकारी पत्र किसी आदेश, सूचना अथवा जानकारी के लिए किसी कार्यालय द्वारा अन्य कार्यालय को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है सरकारी पत्र? किसी आदेश के लिए, कोई सूचना या जानकारी के लिए किसी कार्यालय या अन्य कार्यालय को भेजा जाता है। जबकि परिपत्रों में नीति विषयक सूचनाएं अधिक भेजी जाती हैं। इसमें क्या भेजा जाता है अधिकतर? नीति विषयक सूचनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो इनमें अंतर है, सरकारी पत्र एक सीमा तक व्यक्तिगत होते हैं और सामान्यतः प्रेषिती को व्यक्तिगत संबोधित किया जाता है, जबकि परिपत्र में सामूहिक संबोधन का प्रयोग होता है और अधीनस्थ अधिकारियों, विभागों को सामूहिक रूप से जारी किया जाता है। बात कर लें सरकारी पत्र की। सरकारी पत्र में उत्तर की अपेक्षा की जाती है कि जो आपने पत्र भेजा उसमें कोई उसका जवाब आएगा, जबकि परिपत्र में एक तरफा संवाद होता है, इसका उत्तर नहीं भेजा जाता, बल्कि कार्यान्वयन की स्थिति से संबोधित सूचनाओं से मंत्रालयों को अवगत कराया जाता है। तो एक ये पॉइंट था। और इसका लास्ट पॉइंट, सरकारी पत्र के साथ कोई पृष्ठ नत्थी नहीं रहता, यानी सरकारी पत्र के साथ कोई एक्स्ट्रा जो मतलब और कोई पेज इस पे ऐड करके नहीं देते हैं। नत्थी करना यानी कि उसको जोड़ना।
परिपत्र के साथ एक सादा प्रश्न नत्थी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्यालय आदेश। तो अगला पत्र है आपका कौन सा? कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है? किसी सरकारी विभाग कार्यालय द्वारा किसी एक समूह या समस्त कर्मकों यानी जो कर्मचारी हैं को उनको आंतरिक महत्व के विषय पर आदेश देने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्यालय द्वारा बनाई गई सामान्य सूचना, नियुक्ति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो क्या क्या किया जाता है कार्यालय आदेश में? सामान्य सूचना, नियुक्ति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं। कार्यालय आदेश का प्रभाव केवल कार्यालय तक ही सीमित होता है। जो आपका कार्यालय आदेश है उसका प्रभाव सिर्फ कार्यालय तक ही सीमित रहेगा, उससे बाहर उसका प्रभाव नहीं है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अब विशेषताएं किसकी? आप कार्यालय आदेश पढ़ रहे हो तो कार्यालय आदेश की ही विशेषताएं पढ़ोगे। नंबर 1, कार्यालय आदेश आदेशात्मक होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आदेश तो कैसा होगा? आदेशात्मक, यानी कि आदेश देने वाला। सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखे जाते हैं। जब आदेश दिया जा रहा है तो आदेश तो कनिष्ठ अपने वरिष्ठ, यानी कि आप छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकता, विनती कर सकता है। तो आदेश कौन देगा? बड़ा जो बड़ा अधिकारी होगा वो अपने छोटे अधिकारी को ही आदेश देता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कौन सा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर कौन सा पत्र लिखा जाता है? कार्यालय आदेश। ये राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आपके कार्यालय आदेश है उसकी भाषा कैसी है? तो राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा तथा शैली उत्तम पुरुष शैली होती है। इसका उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर यानी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो देखिए, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाती है। इसका संगठन के नीतियों नियमों को सभी कार्मिकों के पास पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका होता है। कार्यालय आदेश के अंग या भाग कौन कौन से अंग हैं? शीर्ष में कार्यालय आदेश संख्या, कार्यालय का नाम एवं पता। तो सबसे ऊपर क्या होगा कार्यालय आदेश में? कार्यालय आदेश संख्या, कार्यालय का नाम एवं पता। कार्यालय प्रारूप में संख्या, कार्यालय पता बाईं तरफ में लिखा जाता है। देखिए, प्रारूप कौन सा होता है ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो कार्यालय प्रारूप में संख्या, कार्यालय का पता कहाँ पर लिखा होगा? बाईं तरफ। इसके बाद एकदम बाईं तरफ दिनांक लिखा जाता है। किसी किसी कार्यालय में प्रारूप में आदेश संख्या, कार्यालय का नाम एवं पते के साथ साथ ही दिनांक लिखी जाती है। तत्पश्चात मध्य में आदेश कार्यालय आदेश, जो कार्यालय का आदेश है उसको लिखकर उसके नीचे आदेश का मूल पाठ लिखा जाता है। और अंत में क्या लिखा जाएगा? अंत में दाईं तरफ, ध्यान देना, अंत में कहाँ पर? दाईं ओर आदेश जारी करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम। देखिए, अधिकारी का नाम नहीं लिखा गया है, उसके हस्ताक्षर और उसका पदनाम। अधिसूचना नंबर 2 पर आ जाता है आपका अधिसूचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पर था परिपत्र, नंबर 2 पर है आपका अधिसूचना, जिसको आप बोलते हो नोटिफिकेशन। देखिए, पत्र आपके लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये 1 और 2 मैं वो लिख रहा हूँ जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सभी से आएगा, ये नहीं कि इन 2 से ही आने वाला है, लेकिन उन सब में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अधिसूचना क्या होती है? सरकार की तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से निर्गमित वह प्रतिरूप जिसे किसी अधिकृत सूचना, तत्संबंधी नियम, आदेश, नियुक्ति, स्थानांतरण यानी कि जो आपका ट्रांसफ़र होता है, पदोन्नति को लागू करने हेतु जारी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। तो सरकारी तो कहाँ से हो रहा है? सरकार की तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से। तो कौन भेजता है इसको अधिसूचना को? राष्ट्रपति या राज्यपाल। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है। इसे राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है। आवश्यक होने पर इसे समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना में
प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, विषय संबोधन तथा भवदीय आदि नहीं आता है, भवदीय के स्थान पर इससे संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर और उसी के नीचे पदनाम भी लिखा जाता है। आगे देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। किसकी विशेषताएं? आप पढ़ रहे हो नोटिफिकेशन अधिसूचना। विशेषता सदैव राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम से जारी होता है। नंबर 2, अधिसूचना औपचारिक होती है। इसकी भाषा राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा होती है तथा यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें संक्षिप्तता तथा विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है। यह सूचनार्थ होती है, अतः व्यक्तिगत अभिवादन या औपचारिकता का उल्लेख नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, इसमें पृष्ठांकन का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि इसके द्वारा घोषित सूचनाओं का चतुर्दिक महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से राजपत्र, जिसको बोलते हो आप गजट होता है। अतः इसके बाबत एक प्रतिलिपि यथोचित अनुवाद के साथ संबंधित राज्य के मुद्रण व लेखन सामग्री निदेशक को प्रकाशार्थ भेजी जाती है। अब पढ़ लेते हैं हम कार्यालय आदेश व अधिसूचना में अंतर, कि जो कार्यालय का आदेश है और जो आपकी अधिसूचना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है, सबसे पहले कार्यालय आदेश किसी विषय में सक्षम कार्यालय द्वारा निर्मित आदेश होता है। अधिसूचना यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। कार्यालय आदेश यह केवल कार्यालयीय पत्र होता है और अधिसूचना यह पत्र कभी कभी जनता से भी संबंधित होता है। पॉइंट नंबर 3, यह स्पष्ट एवं सरल शब्दों में लिखा जाता है, जबकि अधिसूचना इसकी शैली विधिक एवं टंकशाली होती है। पॉइंट नंबर 4, कार्यालय आदेश यह अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं और ये राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम से जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, जो आपके कार्यालय आदेश के अंतर्गत पत्र व्यवहार के रूप में होते हैं और जबकि अधिसूचना ये सार्वजनिक होते हैं तथा सरकारी गजट में प्रकाशित होते हैं। तो ये थे आपके अंतर। अब पढ़ लेते हैं हम शासकीय पत्राचार में संबोधन के रूप। तो संबोधन के रूप कौन कौन से होते हैं। संबोधन महोदय या श्रीमान। किसे कैसे संबोधित करें, तो अधिकारियों को कैसे संबोधित करते हैं, महोदय या श्रीमान से। गैर अधिकारी व्यक्तियों और व्यक्ति समूह को प्रिय महोदय या महानुभाव। व्यावसायिक संस्थाओं को महानुभाव या महोदय वृंद। महिला अधिकारी को क्या आप किससे संबोधित करोगे, महोदया। अर्ध सरकारी पत्रों में प्रियश्री, श्रीयुत। अभिनिवेदन स्व संबोधन सरकारी पत्रों में भवदीय, आपका विश्वसनीय या आपका विश्वासभाजन। ये थे आपके संबोधन करने के तरीके। तो ये आपके आज मैंने मोस्ट आपको पत्र पढ़ा दिए हैं जिनसे आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद जितने इनसे क्वेश्चन बनते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपके लिए करा दूंगा। तो देखिए आपकी क्वेश्चन सीरीज इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। पत्र हमने 3 पार्ट्स में आपके कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई कमी लगती है या आपको कुछ और किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पत्र की PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।